सम्माननीय विद्वत मंडल, अध्यापक वर्ग, सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ नागरिक भाई और बहनों, देखिए मैं ठेठ गांव का रहने वाला हूं और 20 वर्ष की आयु तक गांव में ही रहा और एग्रीकल्चर इसलिए पढ़ी थी कि खेती करूंगा और 2 साल तक खेती भी की। लेकिन सब बच्चों के अपने संस्कार होते हैं और उन्हें किस परिस्थिति में क्या संस्कार मिलते हैं ये सब उसमें जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो मेरे हिस्से में 35 बीघे जमीन आई थी, मैं उसमें खेती करता रहता और गृहस्थी पल जाती मुझे क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, हमारे क्षेत्र में टिटोड़ा कुटी है, भाई सलेक्शन जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गुर्जर भाइयों का वो पुराना स्थान है। स्वामी परमानंद जी वहाँ पर रहते थे, उसके बड़े बड़े जलसे आर्य समाज के होते थे। तो हमारे बाबा जी हमें 8-10 साल की उम्र में उस जलसे में ले जाते थे, तो वो संस्कार मिले। फिर स्वामी भीष्म जी महाराज, जो पुराने लोग बैठे इन्हें पता होगा, आर्य समाज के बहुत प्रबुद्ध सन्यासी गुरुकुल में, घरोंडा गुरुकुल था स्वामी रामचंद्र जी का, उनके भी गुरु थे। तो उनके संस्कार मिले और सबसे बड़े संस्कार ये रहे, पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज मेरठ में 9 बार पधारे और दादाजी के ससुराल मेरठ के पूर्व में थी तोमर राजपूतों के, वहाँ पर 12 गांव हैं। तो जब वो आ रहे थे वहाँ से अपने ससुराल से, तो देखा मेरठ में बहुत भीड़ लगी हुई है, हजारों लोग जा रहे हैं, सड़क पर दौड़े चले जा रहे हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा, भाई क्या हो गया है, ये सब लोग क्यों दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो दौड़ने वाले लोगों ने कहा, महाराज एक ऐसा अद्भुत सन्यासी आया हुआ है जिसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और उस व्यक्ति को कोलाल स्वामी कहते हैं। जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ हंगामे मच जाते हैं। तो इनके मन में आया मैं भी जाकर के दर्शन करूं। तो उन्होंने स्वामी दयानंद जी के सूरज कुंड पर दर्शन किए। स्वामी जी का व्याख्यान यज्ञ पर चल रहा था। आर्यवर्त श्रोमणी ऋषि महर्षि राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ करते और कराते थे, तो देश धनधान्य से परिपूरित था। और आज भी करें तो फिर भी वैसा ही हो सकता है, ये व्याख्यान का निचोड़। सत्याप्रकाश में भी स्वामी जी ने लिखा। तो वो आ रहे थे, अपनी बैठक बनवा रहे थे, बैठक के बीच में हवन कुंड बनवा दिया और उसमें बराबर हवन होते। तो संस्कार मुझे बचपन से मिले। रही योग की बात, मैं 10 साल का था, तो पीला पीला सा रंग ढंग कुछ था ही नहीं, बिल्कुल मरियल, अब भी मरियल ही हूँ वैसे तो भीष्म जी ने कहा, भाई ये बच्चा ऐसे पीला पीला से क्यों हो रहा, क्या है? यहाँ मुझे बुला लिया और मुझे 2-4 योगासन सिखा दिए। मैं 10 साल की उम्र से योगासन कर रहा हूँ और जितने आपने किया आज भी सारे करके दिखा सकता हूँ। और अब भी 2-4 प्रातःकाल करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। तो इस तरह से आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, यह सौभाग्य की बात है। बधाई देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये आयोजन किया। बात रही सचिन जी की, तो 10 वर्ष पहले हमने मेरठ में क्रांति सम्मेलन किया, क्योंकि देश की जो आज़ादी का बीज बोया गया वो 1857 की क्रांति से हुआ। और हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक थे आचार्य दीपांकर जी, कम्युनिस्ट थे। उस कम्युनिस्ट व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है मेरठ की क्रांति का इतिहास। तो उसमें वो लिखते हैं कि बाबा ओगड़नाथ के मंदिर में एक साधु रहता था और वो साधु जब आने वाले सैनिकों को पानी पिलाता था, 10-20 घड़े भर करके रखता था। जब पानी पिलाता था, पानी पिलाते एक ही बात कहता था, कहने तुम्हारा नाम क्या है? कहने मेरा नाम रमेश है। रमेश, तुम हिंदू हो? जी। तुम्हें पता होना चाहिए अंग्रेज सरकार जो कारतूस देती है इसमें गाय की चर्बी लगी। बस एक वाक्य कहते। दूसरा व्यक्ति आपसे पानी पिला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल है। तुम मुसलमान हो? जी। तुम्हें पता होना चाहिए कि सरकार जो कारतूस देती है उसमें सुअर की चर्बी लगी। गाय और सुअर की चर्बी का नाम सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों के दिमाग झंझना गए।
तो 1857 की क्रांति में महर्षि दयानंद का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए वो 9 बार वहाँ पधारे। सरदार भगत सिंह जब जेल में थे अपनी डायरी लिखते हैं कि आर्य समाज सारे देश में 5% लोग नहीं, लेकिन जब जेलों की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट ये आती है कि 85% लोग जेलों में आर्य समाजी थे। तो कहने फिर देश को आर्य समाजियों ने आज़ाद किया है, किसने किया ये बताओ, जब 85% लोग थे। तो भाई और बहनों, आर्य समाज के शरीर को भुला दिया गया, देश आज़ाद हो गया, गलत हाथों में देश चला गया और 75 वर्ष होने को आ रहे हैं, देश की दुर्दशा हो रही है। इसलिए मैं सबको जागरूक करता हूँ, जहाँ तक हम कैंप लगाते हैं और सबको चेतावनी देते हैं कि भविष्य में बहुत बड़े खतरे हैं। आप सब रोज़ टीवी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। आज ही देखा होगा, कल ही देखा, उदयपुर में क्या हुआ साहब। कोई कहने वाला है, कोई सुनने वाला है इस देश में? जितनी भी सरकारें आई हैं जब से आज तक, सारी कमजोर सरकारें हैं, कोई वीर व्यक्ति नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री जी कोई बताता नहीं, आर्य समाज के उपदेशक रहे हैं 10 साल तक, कट्टर आर्य थे। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो हमारे गांव खतौली के पास में गांव है भैंसी, वहाँ पर एक किसान के पास में रहते थे। मकई की फसल होती तो उस पर बैठे हुए मकई की फसल की रक्षा करते थे। सुन के वो याद आया, कहने वो गांव प्रधानमंत्री बनते सबसे पहली यात्रा लाल बहादुर शास्त्री ने भैंसी गांव की थी। मैं उनको उस व्याख्यान में भी था। तो इसलिए ये आर्य समाज के संस्कार जहाँ भी मिले, चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले लाल किले से घोषणा की, ये पाकिस्तान जैसे लोग, ऐसे राष्ट्र जो बम्बारमेंट कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? चलिए उधर थोड़ा ही जाएंगे अफगानिस्तान की ओर, ये हमारे लिए, इसलिए हम अच्छे अस्त्र और शस्त्रों की तैयारी करेंगे। तो वीर व्यक्ति को इस राष्ट्र की आवश्यकता है। हम ये बच्चों के कैंप लगाते हैं। मैंने निर्णय लिया हुआ है कि हर वर्ष कैंप लगाएं, और अब की बार हमने फैसला किया है, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता भाई, बच्चे हैं, बच्चे मुझे दे देते हैं, मैं समाज की सेवा करता हूँ भाई। 20 साल तक तो मैं गांव में रहा, पढ़ता रहा, उसके बाद में 20 साल मैंने आर्य समाज की सेवा की। सारे देश के लोग, सब प्रभुत्व लोग जानते हैं, इसलिए बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथियों के पास में पढ़ा, इसलिए कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता, और करेगा तो करके देख लिया, फिर पता लग जाएगा। और फिर जब 40 साल की उम्र हो गई, फिर मैंने सोचा कि गृहस्थी का कैसे पालन पोषण हो। फिर मैंने अपने काम शुरू किए। बच्चों ने 60 साल की उम्र में मुझे फ्री कर दिया, और जब मैं फ्री हो गया तो फिर मैंने पूछा बच्चों से, भाई मैं अब क्या करूं? कहना जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ, मतलब समाज सेवा करो। तो 60 वर्ष की उम्र से मैं फिर दोबारा समाज सेवा में हूँ। और इसलिए मैं सबको कहता हूँ, जो बुजुर्ग हो गए, जिनके 60 साल की उम्र है, भाई इस देश को संभालो, इस समाज को संभालो। प्रधानमंत्री बटन सिलेक्शन जी, इनके पिताजी गंगन सिंह थे, और सब जगह सारे क्षेत्र में सब आर्य समाज में घूमते थे, सबको जागरूक करते थे। मैं आप सबसे भी एक निवेदन करता हूँ, कई लोग मान लेते, कई मानते भी नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है। मैंने कहा जो क्षत्रिय कौम है हमारी, राजपूत, जाट, गुजर और अहीर, अजगर चौधरी चरण सिंह का, भाई रहने दो पानी, कोई भी आसमी नहीं बनते, बैठो। चौधरी चरण सिंह जी कहा अदरक को तैयार करो, ये अजगर होगा तो देश का उत्थान होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखते हैं क्या हालत हो रही है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, जाटों को कहता हूँ, गुजरों को भी, भाई अपने नाम के साथ राजपूत लगाओ। भाई राजा के पेट राजपूत हो गए, हमें राजपूत कहते हैं लोग, लेकिन जाटों के भी तो राज रहे, वो भी राजा के बेटे हैं, वो भी राजपूत हैं। गुजरों के रहे, वो भी राजपूत हैं। यादवों के भी रहे, और कई मुसलमान नवाब बन के उन्होंने कब्जा लिया। तो सब राजपूत लगा कर अपने नाम के साथ, और खड़े होकर के तलवार लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। देश की हालत खराब है, इसलिए मैं सबको चेतावनी देता हूँ कि देश के सामने 5 बहुत बड़े खतरे हैं। सबसे पहले मुसलमान, वो समझते हैं तो हमने, हमारे बड़ों ने जीता था तो हमारा है, सारे देश को कब्जा करने के लिए तैयार बैठे। दूसरे नंबर पर ईसाई, आदिवासी क्षेत्र में ईसाइयों की लहर चल रही है, और हिंदू समाज सोया हुआ। और तीसरे नंबर पर जो है, ये राजनीतिक पार्टियों में सबसे गलत कांग्रेस, जिसने देश का भत्ता बैठाया है। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट, और 5वें नंबर पर जो गद्दार हिंदू हैं। हिंदुओं में भी आधे गद्दार हैं, शुरू से यहाँ जयतंत्र पैदा होते रहे हैं, और आज भी
इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, बच्चों को वीर बनाओ। वीर भोग्य वसुंधरा, वीर व्यक्ति ही संसार का भोग करते हैं।